इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स के ऊपर कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन किन किन मेथड्स पे की जाती है और उसका क्या तरीक़ाकार है। फिर हम एक एग्जांपल में देख लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इन्वेंट्री का एक बड़ा इम्पोर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग बिज़नेस पे ख़ास तौर पे देखें या मैन्युफैक्चरिंग को भी देख लें तो बहुत ज़्यादा बिज़नेस की वैल्यू इन्वेंट्री में पड़ी होती है। जो आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, जिस चीज़ की आप ट्रेडिंग करते हैं, जो आपका कारोबार है, वो आपकी इन्वेंट्री है, ठीक है। जिसे नॉर्मली हम क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात कर रहे थे, जो आपके पास पड़ा होता है। अब होता है कि ख़ास पीरियड के एंड पे जब आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक साल का आपका फाइनेंशियल पीरियड था, उसके एंड पे आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो ईयर के स्टार्ट में ओबियसली आपके पास कोई एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर भी कुछ इन्वेंट्री पड़ी होगी, उसको जो पिछले साल से बच गई होगी, यानी कि लास्ट ईयर की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है, तो इस ईयर में आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री के तौर पे पड़ी होगी। सेकंड ये है कि आपने इस साल परचेज़ की, मज़ीद अपनी ज़रूरियात को देखते हुए और कंडीशंस को देखते हुए आपने परचेज़ की उसी चीज़ों की, गुड्स की, तो आपकी इन्वेंट्री बढ़ती गई, आपके पास सामान। बीच बीच में आप सेल्स भी करते रहे, अगेन परचेज़ करते रहे एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिज़नेस। अब पूरा साल कंप्लीट हो गया, ईयर एंड पे जाके आपके पास जो इन्वेंट्री बच गई वो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है, और उसकी जिसे हम इन्वेंट्री सिंपली कह देते हैं या क्लोजिंग इन्वेंट्री कह देते हैं, क्लोजिंग मर्चेंडाइज़ कह देते हैं, क्लोजिंग मर्चेंडाइज़ इन्वेंट्री कह देते हैं। तो ये बेसिकली इसकी हम बात करें। अब इस पूरा साल में जो मूवमेंट हुई है इन्वेंट्री की, इसको आप किस मेथड के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं, उसके लिए आपके पास डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसको कहते हैं, जो इसमें से 3 वेरी इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, जो कि आपके पेपर के अकॉर्डिंगली भी लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वो है लाइफो, फाइफो और मूविंग एवरेज भी इसे कहते हैं, या एवरेज इन्वेंट्री मेथड भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा भी 2 हैं, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड है और जस्ट इन टाइम, JIT इसे कहते हैं। लेकिन अभी हम बात करेंगे फर्स्ट 3 मेथड्स के ऊपर। फाइफो ये एक्रोनिम है, FIFO, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सेकंड है लाइफो, LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और थर्ड एवरेज है, वो एवरेज ही है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने देखें, आपने परचेज़ की डे 1 पे, मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। डे 1 पे आपने 10 यूनिट्स ख़रीदे किसी चीज़ के, अपनी जो गुड्स हैं उसके आपने 10 यूनिट्स ख़रीदे 2 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से। फिर उसके बाद आपने 2 दिन बाद डे 3 के ऊपर आपने जाके फिर से 10 यूनिट्स ख़रीदे या 5 यूनिट्स ख़रीदे 3 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, ठीक है। अब 2 डिफरेंट रेट्स की चीज़ें आपके पास पड़ी हैं। फर्स्ट वाले 10 यूनिट 2 रुपये के हिसाब से हैं, उसके बाद जो आपने ख़रीदे हैं वो 5 यूनिट 3 रुपये के हिसाब से ख़रीदे हुए हैं, यानी कि उनकी कॉस्ट डिफरेंट है, ठीक है। अब आपने जब फ़र्ज़ करें आपने 4 यूनिट सेल कर दिए, 4 यूनिट सेल कर दिया आपने, तो अब आपने सेल तो कर दिया, हर यूनिट जो है वो आपने 15 रुपये के हिसाब से सेल कर दिया, 15 एट द रेट ऑफ 15, 4 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 15 इज़ इक्वल टू 60, ठीक है। 15 यूनिट 4 रुपये के हिसाब से 60 रुपये हो गया, ये तो सेल्स हो गई। लेकिन इस सेल्स की कॉस्ट कितनी अब लगाएं? क्या जो हमने 10 रुपये के 2 रुपये के हिसाब से पहले 10 यूनिट ख़रीदे थे, उसकी कॉस्ट 2 रुपये वाली इसकी लगाएं, यानी कि 4 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2 लगाएं, 8 रुपये टोटल कॉस्ट लगाएं, या जो हमने बाद में परचेज़ की थी, लेटेस्ट परचेज़ थी हमारी 3 रुपये के लिहाज से, 4 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 3 करेंगे तो वो 12 आ जाएगा। अब 8 रुपये कॉस्ट रखी जाए इन चीज़ों की या 12 रुपये रखी जाए, ये अब एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ एवरेज निकाल ली जाए, ठीक है। ये एक बेसिकली अब यहाँ पे आपके पास सिनेरियो आ जाता है। तो आप कौन से वाला मेथड यूज़ करेंगे? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज़ करेंगे, यानी कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन कॉस्ट जो आपने असाइन करनी है इन्वेंट्री को, जो बच गई है उसको भी, और जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है, जो चीज़ें बेची हैं
उनकी भी वैल्यू लगानी है तो वो किस मेथड पे लगाया जाएगा। तो ये 3 आपके पास मेथड्स अवेलेबल होते हैं। या तो आपके पास ऑप्शन, अगर आप FIFO यूज़ करते हैं, FIFO का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जिस ऑर्डर में आपने परचेजेस की थी उसी ऑर्डर में आप कॉस्ट असाइन करें, यानी कि जो पहले ख़रीदा था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, आप वही अज्यूम करेंगे कि हमने ये वाले यूनिट पहले बेचे, यानी कि FIFO में आप 2 रुपीज़ पर यूनिट के लिहाज से कॉस्ट करेंगे, तो आपके पास 8 रुपये टोटल कॉस्ट आ जाएगी 4 यूनिट्स की। और अगर आप LIFO यूज़ करते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो इसके अंदर आपने ये कंपनी पॉलिसी बना लेगी ना, कंपनी एक पॉलिसी, फिर कंपनी उसी पे चलती है। तो LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट जो हमने लेटेस्ट, यानी कि जो 3 रुपये पर यूनिट के हिसाब से ख़रीदा, वो हम अपनी कॉस्ट बना लेंगे 3 रुपये को। तो ये डिपेंड करता है। और अगर एवरेज करें तो एवरेज कॉस्ट आप एक दफ़ा बना लेंगे। आपने ख़रीदे थे 10 यूनिट, पहले 20 रुपये 2 रुपये के हिसाब से टोटल कॉस्ट होगी 20। फिर आपने ख़रीदे थे 5 यूनिट 3 रुपये के हिसाब से, ठीक है, वो होगी कॉस्ट टोटल आपके पास 15, ठीक है, 15। टोटल कॉस्ट 15 यूनिट की आपके पास, 10 पहले और 5 बाद वाले, उनकी टोटल कॉस्ट होगी 20 + 15 = 35। 35 इज़ योर टोटल कॉस्ट, टोटल यूनिट्स आर 10 + 5 = 15। सो 35 इज़ द कॉस्ट ऑफ 15 यूनिट्स। हम जब डिवाइड करेंगे 35 को 15 के ऊपर, तो हमारे पास तकरीबन जो है वो आप कह सकते हैं 2.33 यस 2.33 की हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। एक एवरेज कॉस्ट आ गई, ये हमने निकाल ली, ठीक है। तो ये एक एवरेज आ गई। फिर हर किसी को आप इसे एवरेज कॉस्ट पे करेंगे, उसमें आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि फ़र्स्ट वाले कौन से थे, बाद वाले कौन से थे। लेकिन ये मेथड्स जो हैं ये बिज़नेस की नेचर के अकॉर्डिंगली देखे जाते हैं, और मतलब कि कुछ अपने सिनेरियो को देख के कंपनी पॉलिसी बनाती है, ठीक है। मसलन एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। LIFO की जो लास्ट इन फर्स्ट आउट है, वो आपको अगर आप फॉलो करते हैं मेडिसिन के अंदर, यानी कि जो LIFO मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो लेटेस्ट परचेज़ होगी वो पहले निकलती जाएगी, और जो मेडिसिन पुरानी पड़ी होगी वो पड़ी रह जाएगी, वो एक्सपायर भी हो सकती है। और LIFO वैसे भी आलमोस्ट ऑब्सोलीट मेथड हो चुका है, बट अभी आपको ये सीखना है कि ये है क्या, कहाँ पे अगर अप्लाई हो रहा होगा तो कैसे करना है, ठीक है जी। तो ये बेसिक इसका इंट्रोडक्शन था कि हम इसको, इनका कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा, अब इधर ही एक और कॉन्सेप्ट है, LCM रूल इसे कहते हैं, LCM, लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, ठीक है, लोएस्ट ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, यानी कि कॉस्ट या मार्केट वैल्यू में से जो लोअर वैल्यू है उसको, इस कॉन्सेप्ट का इन दोनों मेथड से कोई मसलन आप देखें, फ़र्ज़ करें हमने जो भी मेथड अडॉप्ट किया था, कोई सा भी एक फ़र्ज़ करें हमने अडॉप्ट किया और हमने FIFO किया हुआ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो 4 यूनिट्स हमने बेचे थे, टोटल 10 यूनिट हमने ख़रीदे हुए थे और बाद में 5 ख़रीदे हुए थे, ठीक है। ज़रा थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। 4 यूनिट्स हमने सेल कर दिए 15 के हिसाब से। हमारे पास पहले 10 यूनिट्स में से 6 यूनिट रह गए जिनकी कॉस्ट हर यूनिट की 2 रुपये थी। तो 6 यूनिट्स एंडिंग इन्वेंट्री मुझे कैलकुलेट करनी है कि मेरे पास इन्वेंट्री कितनी पड़ी है। 6 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2, तो ये होगा 12 फर्स्ट वाले में से पड़ा है कॉस्ट जो उनकी, और सेकंड वाले तो वैसे के वैसे इंटैक्ट पड़े हैं हमारे पास। 5 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 3, वो 15 थी। 12 और 15 हमारे पास आ गया 27। ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई। हमने मेथड FIFO रखा, जो भी अगर LIFO रखा था डिफरेंट कॉस्ट आ जाती। जो भी मेथड था आपका, आपने उसके मुताबिक अपनी कॉस्ट पे जब रिकॉर्ड किया तो इन्वेंट्री की, एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू ईयर एंड पे आपके पास आई 27। आपको याद होगा जब मैं आपको फाइनल अकाउंट्स करवा रहा था तो ट्रायल बैलेंस के नीचे पहली एडजस्टमेंट जो मैंने दी थी वो मैं लिखता था कि क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड एट रुपीज़ इतना, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू एंड पे इतनी लगी, ठीक है। और ये एंड पे ऐसे कैलकुलेट करके निकाला जाता है। तो वो जो वैल्यूड एट इतना है वो हमने इस तरह से जो भी मेथड यूज़ करते हैं उसके थ्रू हमने निकाल लिया। स्टॉक कितना है, पर यूनिट कितनी है, टोटल हमने निकाल ली, 27 आ गई। ये होगी कॉस्ट। सो द कॉस्ट ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री इज़ 27। लेकिन मार्केट में किसी वजह से इसकी कॉस्ट, अब जब हमने ख़रीदे तब रेट कुछ और हैं,
आज उसके रेट डिफरेंट होंगे। तो वो आपको पता है रेट्स चेंज होते रहते हैं ऑयल प्राइसेस की वजह से, मार्केट इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से, डिफरेंट कंडीशंस की वजह से, ठीक है, अवेलेबिलिटी की, डिमांड की वजह से, सप्लाई की वजह से। तो मार्केट में उसकी वैल्यू 27 से चेंज होकर टोटल फ़र्ज़ कर लें उसी स्टॉक की इस टाइम पे अगर वो हम ख़रीदें तो वो यहाँ इससे ज़्यादा है या इससे कम है, यानी कि लेट्स से 25 हो गई है अगर कम की बात करें, और लेट्स से 30 होगी अगर ज़्यादा की बात करें। तो अब हमने कौन सी वैल्यू लेनी है। फर्स्ट केस लेते हैं कि मार्केट में ये 25 का रह गया और हमारे पास, यानी कि मार्केट वैल्यू इज़ 25 एंड 27 इज़ दी कॉस्ट जो हमने रिकॉर्ड किया है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा हुआ है। तो अब इसमें से कौन सी वैल्यू रिकॉर्ड की जाएगी, एलसीएम रूल को फिर आप पकड़ेंगे, लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। तो इसमें से लोअर, एलसीएम रूल कहता है कि जो इन दोनों में से लोअर होगी, ना तो आपने देखना है कि वो कॉस्ट है, ना तो आपने देखना है कि मार्केट वैल्यू है, जो भी लोअर है आप प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के तहत चलें, कंजर्वेटिव अप्रोच चलें। वो कंजर्वेटिव अप्रोच कहती है कि एंटिसिपेट फॉर ऑल द लॉसेस बट प्रोवाइड फॉर नो प्रॉफिट्स, ठीक है ना, एंटिसिपेट फॉर ऑल द प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड फॉर नो लॉसेस। यानी कि आप जो एक्सपेंस नज़र आ रहा है, पॉसिबल लॉस नज़र आ रहा है, उसे तो आप रिकॉर्ड करें, लेकिन अगर पॉसिबल इनकम नज़र आ रही है तो उसे आप रिकॉर्ड ना करें। इसमें आगे चल के कुछ एक्सेप्शंस आ चुकी हुई हैं, वो यहाँ पे डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का कंजर्वेटिव अप्रोच, जो आपके फर्स्ट चैप्टर के एंड से मैंने आपको कुछ कन्वेंशंस एंड कॉन्सेप्ट दिए थे, वहाँ पे कंजर्वेटिव अप्रोच या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के नाम से एक चीज़ डिस्कस होती है, जिसका मतलब है कि आप अगर कोई आपको लॉस पॉसिबल नज़र आ रहा है आप रिकॉर्ड कर लें ताकि आप तैयार रहें लॉस के लिए, और अगर कोई पॉसिबल इनकम नज़र आ रही है तो आप उसे जब तक वो कंफर्म ना हो जाए ना लिखें। ठीक हो गया। तो अब मार्केट में ये 25 का है, हमारे पास 27 का है, तो उसने कहा एलसीएम अप्लाई करें, जो चीज़ छोटी है लोअर है उसको लिख लें। तो हम इस केस में इन्वेंट्री को 25 पर रिकॉर्ड करेंगे जो कि उसकी मार्केट वैल्यू है बीइंग दी लोअर। अब अगर दूसरा केस लेते हैं, जैसे मैंने डिस्कस किया कि मार्केट में अगर 30 का हो गया और आपके पास ये 27, इसकी कॉस्ट तो 27 ही देगी। अब मार्केट में 30 है, मार्केट वैल्यू इज़ 30 एंड कॉस्ट इज़ 27। अब इसमें से लोअर कौन सा है, 27, तो 27 पर रिकॉर्ड करेंगे। यानी कि आपने ये नहीं देखना कि कॉस्ट है या मार्केट वैल्यू, आपने ये देखना इन दोनों में से लोअर कौन सा है। तो ये एलसीएम रूल भी साथ मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और याद रखें एक और बात, यहाँ फिज़िकल इन्वेंट्री का वर्ड लिखा हुआ है। देखें आपकी बुक्स में फ़र्ज़ करें आ रहा है, जैसे हमने जब चीज़ें सेल की थी तो 10 में से हमने 4 यूनिट सेल किए तो 6 रह गए थे, और उसके बाद हमने नीचे वाले 5 पड़े थे, 6 और 5 11 यूनिट्स पड़े हुए हैं, और उसकी कॉस्ट 27 है। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको बता रहे हैं 11 यूनिट्स पड़े हैं, लेकिन कभी भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंगली नहीं उस पर रिलाई ही नहीं करके बैठ जाएंगे। हर साल के एंड पे स्टॉक टेक होता है। अक्सर अगर आप कुछ शॉप से परचेज़ भी करते होंगे तो कुछ स्टोर्स, हाइपर स्टार वगैरह, ये मेट्रो वगैरह, ये स्टोर्स वगैरह जितने भी होते हैं बड़े, इनको आप देखेंगे बंद होगा। इवन आपकी शूज़ वाली दुकानें भी जितनी होती हैं शॉप्स, ये भी अक्सर आपको कुछ दिन होते हैं, या इनका दिसंबर होता है ईयर एंड, या जून के अंदर ये बंद आपको मिलेंगी 2-3 दिन के लिए। वो एनुअल स्टॉक टेक हो रहा होता है उन दिनों में, वो उस टाइम पे फिर अपने स्टॉक को गिनते हैं, ठीक है। ऑडिट का एक इंटरनल ऑडिट का पार्ट भी होता है और एक एक्सटर्नल ऑडिट भी होता है, तो उसको स्टॉक को गिना जाता है। वो एक उसका प्रॉपर मेथड्स हैं, तरीकाकार है जो भी है, तो उसके थ्रू आप उसको स्टॉक, जिसे कहते हैं एनुअल स्टॉक टेक, द टर्म इज़ एनुअल स्टॉक टेक। आप उसका स्टॉक टेक करते हैं, काउंट करते हैं उसको एक्चुअली, और उस टाइम पे अक्सर रिकॉर्ड्स आपके डिफरेंट, फ़र्ज़ करें आपके एम्प्लॉइज़ हैं, वो कोई ना कोई, इसे कहते हैं शेल्फ़ पिकिंग कहते हैं, जो लोग उठा के चीज़ें ले गए स्टोर्स में से ले जाते हैं। कुछ लोग आते हैं वो निम्को पड़ी थी वो खाते जा रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ें अल्टीमेटली आपके एम्प्लॉइज़ कुछ चीज़ें गायब करके लेके जाते हैं, कुछ चीज़ें डिस्ट्रॉय होगी। तो आपका स्टॉक जो है वो एक्चुअली डिफरेंट होता है, जो कि आपकी बुक्स में आ रहा है अक्सर ही, ठीक है। आपके पास कंट्रोल है वो कितने आपने स्ट्रॉन्ग लगाएं। एक्चुअली इन्वेंट्री का टॉपिक काफ़ी डिटेल टॉपिक है, मैं अगर काफ़ी रेलिवेंट भी रहने की कोशिश करूँगा, यानी कि ब्रीफ रहने की कोशिश करूँगा, ऑल्दो ये सब कुछ रेलिवेंट है, तो फिर भी मुझे कुछ चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। तो लिहाजा स्टॉक वहाँ पे आप उसका एक्चुअल स्टॉक टेक करते हैं, और फिर दूसरी तरफ तो वो आपके सामने आ जाता है। फिर उसकी भी एक एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, अगर वैल्यू कम ज़्यादा हो, अगर कम हो तो स्टॉक को कम कर देते हैं, ज़्यादा तो नहीं आ सकती, अक्सर ज़्यादा भी आ जाती है।
उसकी ये वजह है कि आपने सेल तो रिकॉर्ड कर ली और फ़र्ज़ करें आपका कस्टमर चीज़ लेके ही नहीं गया, या आपने तोलते हुए, फ़र्ज़ कर लें बात को, तोलते हुए आपने सामान कम तोल दिया और यहाँ पर हर दफ़ा आपका जो अकाउंटेंट, जो भी वो लड़का खड़ा था, सेल्स पर्सन जो भी था, लड़का या लड़की, वो थोड़ा सा ना उसका हाथ हल्का था, वो तंग हाथ से चीज़ तोलती थी, तो वो 100 ग्राम 50 ग्राम कम ही तोलते थे वो लोग, ठीक है। अल्टीमेटली वो लाखों ट्रांजैक्शंस फ़र्ज़ करें वहाँ पे होती हैं, तो साल के अंदर वो अच्छे खासे केजीज़ जो हैं वो एक्स्ट्रा आ रहे होंगे। अब उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, तो उसको भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। इवन इसकी एक और एग्जांपल ये भी हो सकती है कि अगर कई दफ़ा रिटर्न्स आती हैं, आपको चीज़ें रिटर्न हो जाती हैं और आपका जो एम्प्लॉई है उसने सिस्टम में एंट्री करना भूल गया और उसने स्टॉक वहाँ पे वापस रख लिया, ठीक है। अब स्टॉक में तो एक चीज़ एडिशन पड़ी है, लेकिन उसने रिटर्न नहीं डाली, तो स्टॉक वहाँ पे सेल वैसे की वैसे ही है और यहाँ पे एक चीज़ एडिशनल आ गई है, तो उससे भी डिफरेंस आ जाए। एनी हाउ ईयर एंड पे आपको स्टॉक टेक करना पड़ता है, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट करते हैं। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल और प्रैक्टिकल बात थी। एलसीएम रूल याद रखने वाली बात है, स्टॉक टेक होता है, वो कॉन्सेप्ट समझा दिया। और इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के जो हमारा मेन टॉपिक है, उसके 3 मेथड बड़े, लाइफो, फाइफो और एवरेज मेथड, ये हमने देखने हैं, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट आपको मैं सेंड कर दूंगा और इसको आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैं अभी अब आपको लेके जा रहा हूँ 2 एग्ज़ाम्पल्स हैं जो आपके साथ मैं न्यूमेरिकल एक्सेल की शीट पे डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। ये फ़र्ज़ करें ये क्वेश्चन है, अब मैं इसको सोल्व करके दिखाता हूँ आपको। ये उसने अपने तौर पे सॉल्यूशंस किए, इनको भी बाद में आप देख लीजिएगा, लेकिन जो वीडियो है आप लोग देखें, उसमें हम अपने तौर पे इसको सोल्व करते हैं एक कॉस्ट कार्ड के ऊपर। इसमें रिक्वायर्ड ये है कि आप CGS निकालना आपको आती हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप निकाल सकते हो, यानी कि जो चीज़ें बेची गई उनकी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट असाइन करनी आती हो आपको, लाइफो में भी, फाइफो में भी और एवरेज मेथड में भी। और आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू जो बाकी बच गया उसकी वैल्यू असाइन करनी आती हो। सिंपल सी रूल की एप्लीकेशन है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा जी ट्रांजैक्शन टाइप है, बिगिनिंग इन्वेंट्री आपके पास पड़ी हुई थी, 10 यूनिट पड़े हैं $120 के हिसाब से, फिर आपने देन परचेज़ किए हैं, 40 यूनिट्स परचेज़ किए हैं $125 के हिसाब से, और फिर सेल्स किए हैं 20 यूनिट्स, फिर परचेज़ किए हैं 130 के हिसाब से, फिर सेल्स किए हैं, फिर परचेज़ किए हैं और फिर सेल्स किए हैं आपने, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि लाइफो और फाइफो से क्या फ़र्क पड़ता है। अब वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करता हूँ। ये यहाँ तक आप कॉन्सेप्ट लें।